शुरुआत करते हैं आज की बात की सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और खबर लखनऊ से। कोरोना के चलते सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था लागू कर दी गई। नई व्यवस्था कोविड के चलते और एक समय में सिर्फ 33% कर्मचारी अब मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। सिर्फ 33% कर्मचारी एक वक्त मौजूद रहेंगे। बढ़ते केसेस के बाद यह निर्णय लिया गया। अस्वस्थ कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। जो अस्वस्थ है कर्मचारी वो सिर्फ घर से काम करेंगे। ऑफिस में सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 33% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। कामकाज पर जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा। आम लोगों को भी परेशानियां होंगी जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। हालांकि इस टाइम पर कोविड कर्फ्यू लागू है। कोविड कर्फ्यू लागू है तो लोग घरों से कम निकल रहे हैं और इस बीच में एक नई व्यवस्था लागू की गई है सरकारी दफ्तरों में। नई व्यवस्था के मुताबिक सिर्फ एक समय में 33% कर्मचारी दफ्तर में मौजूद रहेंगे। जो अस्वस्थ हैं वो घर से ही काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। राज्य सरकार की ये नई व्यवस्था जो लागू की गई है सरकारी दफ्तरों पर और मकसद ये है कि कोविड के केसेस कम हो। जो लोग घरों से निकल भी रहे हैं, दफ्तरों तक पहुंच रहे हैं, वो संक्रमण को बढ़ाए ना, वो संक्रमित ना हो, व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था चलती रहे, कामकाज ठप ना हो, यह भी मकसद। तो जीवन भी चलता रहे और जान भी बची रहे। यूपी सरकार 18 से 44 साल के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए तेजी से कर रही है काम और 10 मई यानी कि सोमवार से प्रदेश में 17 नगर निगम और नोएडा में इस उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन होगा। सोमवार से वैक्सीनेशन के इस अभियान में 11 और जिले जुड़ जाएंगे और इन 11 जिलों में रोजाना वैक्सीन का कोटा भी तय हो चुका है। और इन 11 जिलों में गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, आगरा के अलावा फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या भी शामिल है। और रोजाना के कोटेज में सबसे ज्यादा प्रयागराज को 4,600 डोजेस मिले हैं। तो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, बरेली को 4,000 वैक्सीन की डोज मिली है। वहीं वाराणसी, मेरठ और अलीगढ़ में 3,500 लोगों को रोजाना टीका लग सकेगा। और अगर हम बात गाजियाबाद और सहारनपुर की करें तो यहां पर 3100 डोज और मुरादाबाद, नोएडा के लिए 2800 डोज का कोटा तय हुआ है। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश के 7 जिलों में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो किस जिले के लिए कितने डोजेस हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। 18+ के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। आज से आपके सोमवार से ये जो है शुरुआत इसकी होने वाली है इस वैक्सीनेशन ड्राइव की। बहुत बड़ी ड्राइव क्योंकि आबादी 18 से 44 तक की बहुत ज्यादा, करोड़ों में, वैक्सीन भी करोड़ों में चाहिए और डोजेस चूंकि 2 बार लगने हैं तो समझिए कि कितनी डोजेस की आवश्यकता होगी। अभी ही वैक्सीन मिल पानी बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन उतना है नहीं। ग्लोबल टेंडर की तरफ योगी सरकार जा चुके हैं। ग्लोबल टेंडर की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है जिससे भरपाई की जा सके। लखनऊ के केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में कोविड का इलाज होगा। यह भी एक बड़ी खबर आपको दे दें। देश भर में आयुष मंत्रालय ने 15 संस्थान चुने हैं और अब कोविड मरीजों का इलाज कहां पर होगा? केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन में कोविड का इलाज होगा। देश भर में आयुष मंत्रालय ने कुछ ऐसे जो संस्थान है वो चुने हैं। 15 संस्थान कुल चुने गए हैं और उसमें से एक संस्थान लखनऊ का ये संस्थान भी है। तो कुल 15 संस्थान चुने गए हैं और उसमें एक इंस्टीट्यूट, एक संस्थान लखनऊ का भी है जहां पर कोविड का इलाज होगा। यूनानी पद्धति से यहां पर इलाज होगा। CRIUM। लखनऊ में कोविड के मरीजों का इलाज होगा। एक बड़ी खबर, लगातार लखनऊ के अस्पतालों पर भी दबाव है। एक बड़ी खबर, लखनऊ का दौरा करेंगे, माफ कीजिएगा वाराणसी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी जाएंगे और दोपहर 12 बजे वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम। दोपहर 12 बजे वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। DRDO के बनाए जा रहे अस्पताल का भी निरीक्षण करना है। तो एबीपी गंगा ने आपको खबर दे दी थी पहले ही कि मुख्यमंत्री वाराणसी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री वहां निरीक्षण कर सकते हैं और एबीपी गंगा की खबर पर लग गए हैं मोहर। दोपहर 12 बजे जाना है। वक्त भी तय हो गया है। दोपहर 12 बजे कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे उनको पहुंचना है। डीआरडीओ का 750 बेड का हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल बीएचयू कैंपस में तैयार किया गया है और उसका भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि डीआरडीओ के बनाए गए हॉस्पिटल का आज ड्राई रन होना है। यानी कि ये देखा जाएगा कि अस्पताल बना दिया गया है तो क्या एक अस्पताल की तरह वो कार्य करेगा, क्या वो सारी चीजें फंक्शनल है, कार्य कर रहे हैं, जो वहां सिस्टम लगाया गया, जो भी इक्विपमेंट्स वहां पर है, जो अत्याधुनिक उपकरण रखे गए हैं। बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों की। पहले से कोरोना के आंकड़ों में कमी जरूर आई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सावधानी उतनी ही आपको बरतनी पड़ेगी। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के चलते आंकड़ों में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रहे हैं। 24 घंटे में 26,847 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 2,45,646 हो गई है। और आपको बता दें कि इस बार नए मरीजों में जहां 2,000 केसेस की कमी है, तो वहीं 10,000 एक्टिव केस भी कम है। 10,000 एक्टिव केसेस भी कम हो गए हैं, एक राहत की बात है। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प दिख रहा है जो केसेस में कमी ला पा रहा है। अब ये सिलसिलेवार आप आंकड़ा देखिए, 1 मई, 2 मई और 3 मई का के आंकड़ों में किस तरह की गिरावट आई है। एक्टिव केसेस के आंकड़ों में पहले 3,01,000 के पास थे, फिर उसमें करीब 6,000 की कटौती देखने को मिली 2 मई को, फिर उसके बाद करीब 10,000 की कटौती या 10,000 कम हुए एक्टिव केसेस, यानी कि जो संक्रमित थे और अस्पतालों में थे या होम आइसोलेशन में थे, वो संख्या कम आ गई है। तो ये एक्टिव केसेस में कमी आना एक अच्छी बात है, एक राहत के संकेत है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है, ये अच्छे परिणाम लेकर आए। देखिए 4 मई, 5 मई और 6 मई का आंकड़ा भी आपके सामने है। लगातार केसेस, एक्टिव केसेस कम हुए हैं। 4 मई को 2,72,000 के पास थे, फिर 62,000 के पास पहुंचे, 10,000 की कमी यहां भी हुई, फिर 2,54,000 के पास ये आंकड़ा जा पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 की बैठक करने वाले हैं आज एक बार फिर कोविड कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर। इसमें फैसला हो सकता है। कोविड कर्फ्यू लागू है और कोविड कर्फ्यू क्या बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर आज हो सकता है फैसला। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है बड़ी बैठक और 10 मई तक यूपी में ये लॉकडाउन है, ये कोविड कर्फ्यू है, जिसमें सिर्फ स्टेशन सेवाएं ही जारी हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं वही जारी हैं और कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ाए रखना है, क्योंकि उसके परिणाम आंकड़ों में अब परिलक्षित हो रहे हैं, आंकड़ों में दिख रहे हैं। तो ऐसे में कोविड कर्फ्यू को क्या लागू रखा जाएगा या फिर अब योगी सरकार कोविड कर्फ्यू को हटा देगी, ये देखना होगा। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू अभी लागू रह सकता है। और लखनऊ से बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर पर लगी है मुहर। लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार घोषित हो गए। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार सपा ने विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया। विजय लक्ष्मी को कैंडिडेट बनाया गया है। सपा विधायक अम्बरीश पुष्कर की पत्नी है विजय लक्ष्मी, उन्हीं को समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। अब सपोर्ट सभी का मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। हालांकि इसमें ज्यादा मुश्किल बताया जा रहा है कि नहीं होगी। सपा विधायक अम्बरीश पुष्कर की पत्नी है विजय लक्ष्मी, उन्हीं को जिला अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट बनाया गया है। और कोरोना के चलते अटका नवगठित ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों के लिए आपको बता दें कि चुनाव पर अब फिलहाल ग्रहण लग गया है, क्योंकि पहले 15 मई को ये नवगठित इकाई की पहली बैठक होनी थी। एक साथ ग्राम सभा की नवगठित इकाई की पहली बैठक कराने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब बड़ी खबर, इस पर ग्रहण लगता जा रहा है। पहले 15 मई को ये बैठक होने वाली थी, तो कोरोना के चलते फिलहाल ये अटक गया है। अभी खबर मिल रही है कि कोरोना के चलते फिलहाल ये मसला अटक गया है। नवगठित ग्राम पंचायतों का शपथ ग्रहण फिलहाल अटक गया है। 15 को होगा या नहीं अभी तय नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, उसके लिए भी चुनाव होने हैं। ब्लॉक प्रमुख जो चुने गए हैं, जो प्रधान चुने गए हैं, तो ब्लॉक प्रमुखों के लिए जो अब चुनाव होने हैं, उन पर फिलहाल ग्रहण लग गया।
पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद आज मंथन और बीजेपी ये मंथन करने वाले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक करने वाले हैं। इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर भी बीजेपी की नजरें हैं, उस पर भी मंथन होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी पदाधिकारी हैं जिनको प्रभार दिया गया था वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। इस बैठक में चिंतन मंथन होगा। इसके साथ साथ मंथन इस बात पर भी होगा कि सीट्स जितनी उम्मीद थी उतनी आए नहीं। बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया था लेकिन उस अनुरूप बीजेपी के पक्ष में आंकड़े आए नहीं। हमारे संवाददाता अनुभव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, मंथन आज और आज कितने बजे मंथन शुरू होगा, कौन कौन बैठक में मौजूद रहेगा, दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने जितना एग्रेसिवली ये पंचायत का चुनाव लड़ा, 3050 जो जिला पंचायत के वार्ड थे सभी पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, बाकायदा उनके नाम घोषित किए और वो सब चुनाव में गए। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को 600 से भी कम वार्ड में जीत मिली और समाजवादी पार्टी उससे कहीं आगे दिखाई दी। इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति में गड़बड़ी थी और कहीं ना कहीं कैंडिडेट सिलेक्शन में गड़बड़ी हुई, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। हालांकि पार्टी में एक तबका ये भी कह रहा है कि जो लोग चुनाव में उतरे और जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उनकी सरकार है और आसानी से वो चुनाव जीत जाएंगे, जिसका नतीजा सबके सामने है। अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के अध्यक्षों का चुनाव होना है तब बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और खुद जो पार्टी का हम क्या प्रदेश नेतृत्व है उसने ये पूरी कमान संभाल ली है। आज ये बैठक रखी गई है। पहले जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने पूरे संगठन को 6 क्षेत्रों में यूपी में बांटा है, तो उन सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को पहले लखनऊ बुलाया जा रहा था और बैठक यहाँ सुबह 10 बजे होनी थी। लेकिन फिर ये तय हुआ कि कोरोना का संक्रमण है, बीजेपी के कई विधायकों का निधन हो गया है, सह संगठन मंत्री का भी निधन हुआ है। ऐसे में फिर ये तय किया गया कि अब वर्चुअली इस बैठक को करेंगे और कहा जा रहा है कि दोपहर में ये बैठक जो है वो होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद रहेंगे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो और पदाधिकारी हैं, जो पंचायत चुनाव के प्रभारी हैं, वो लोग मौजूद रहेंगे। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार उतरे पार्टी की तरफ से वो जीते या ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष के जो कैंडिडेट उतरे। तो मिलाकर आप बता रहे हैं कि बड़ा मंथन होने वाला है। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौट रहे हैं। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। पंचायत उपचुनाव से जुड़ी हुई ही ये बड़ी जानकारी है। उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव के लिए मतदान आज हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं उपचुनावों के लिए। दरअसल प्रदेश में चुनाव के दरमियान 99 उम्मीदवारों का निधन हो गया था, 99 कैंडिडेट का निधन हो गया था। इतना बड़ा चुनाव, उसमें 99 कैंडिडेट का निधन हो गया था। ये सभी ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवार थे। कुशीनगर में 11, बाराबंकी में 7, भदोही में 3, कौशाम्बी में 4 जगह उपचुनाव, जबकि बहराइच में 7, उन्नाव में 8, बलिया में 6, सोनभद्र में 5 जगह पर वोटिंग चल रही है, मिर्जापुर में 4, बांदा में 3 जगहों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। उपचुनावों में होने वाली वोटिंग की मतगणना 11 मई को होगी। तो पंचायत उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, 99 उम्मीदवारों का, ये प्रधान पद के सभी कैंडिडेट जिनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद फिलहाल यहाँ इन सीट्स पर वोट डाले नहीं गए, चुनाव रुक गए और आज एक बार फिर से मतगणना माफ कीजिएगा, जो वोटिंग है वो जारी है, जो वोटिंग का सिलसिला है वो चल रहा है। वोट डाले जा रहे हैं, अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग सुबह से और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन इससे पहले जब वोट डाले गए तो तब कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही थी। आज देखना ये होगा कि जो तस्वीरें आएंगी क्या वो गाइडलाइंस के हिसाब से सुखद होती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अभिसार भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशाम्बी से। अनुभव, मैं आपके पास लौटूंगा, पहले अभिसार के पास चलता हूं। अभिसार, वोटिंग चल रही है, वहां पर भी कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, क्या व्यवस्था सुबह से देखने को मिल रही है, क्या नियमों का पालन हो रहा है या नहीं? जी देखिए, बता दूं कि ये कौशाम्बी में 4 ब्लॉक है और 5 ग्राम पंचायतें हैं। ये ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां के जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे वो नामांकन के बाद ही एक्सपायर हो गया था और यहां पर चुनाव रद्द कर दिया गया था। इस समय मैं कड़ा ब्लॉक के थुलबुला ग्राम पंचायत है वहां पर हूं और इस तरीके से सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला और तमाम लोग आ रहे हैं। करीब यहाँ पर जो है 4000 के एबव वोटर हैं और 6 उम्मीदवार हैं।
ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में ठीक तरीके से तैयारियां तो दिखाई दे रही हैं। सीओ भी आके लोगों से यही कह रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का जी, तो आप बता रहे हैं कि वहां पर लोगों से अपील की जा रही है कि आप आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर मत अपना इस्तेमाल करने के लिए, तो वहां पर नियमों का पालन करें। अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए, चूंकि यहाँ बड़ी चुनौती तो नहीं होगी क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो वो फेस कर चुके हैं और उसमें फेल भी हो गए हैं, तो आज क्या पूरी तैयारियां हैं? देखिए, चूंकि ये ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहां पर किसी का निधन हो गया था, कोई प्रधान का उम्मीदवार था, उसकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से वहां पर चुनाव टाल दिए गए थे। यूपी में 4 चरणों में ये पंचायत के चुनाव हुए थे, लेकिन इन जगहों पर जब चुनाव टाल दिए गए फिर ये तय किया गया था कि सभी जगहों पर एक साथ आज के दिन ही ये वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। ऐसे में अगर हम देखें तो ज़्यादा वोटर नहीं है, कम संख्या है, क्योंकि अलग अलग ग्राम सभाएँ हैं, कहीं 1400, कहीं 1800, कहीं 3000, इतने ही वोटर हैं हर जगह। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने तो जिलों के अफसरों को ही निर्देश दिए हैं जहाँ जहाँ ये चुनाव हो रहे हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी कि इन चुनाव को कोविड गाइडलाइन को फॉलो कराते हुए बिना हिंसा के इसको पूरा कराया जाए। जो बात आपने कही, जब चारों चरण हुए तब हमने देखा हिंसा भी हुई, कोविड गाइडलाइन कहीं फॉलो भी नहीं हुआ और राज्य निर्वाचन आयोग की जो जिम्मेदारी थी शायद वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से लागू नहीं करा पाया, क्योंकि उसका काम है इम्प्लीमेंट कराने का और काम करना है अफसरों को, ज़िले के अफसरों को। तो शायद जिस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कराना था, इम्प्लीमेंटेशन में वो फेल्योर रहा और उसी का नतीजा रहा कि बहुत सारी जगहों पर हिंसा हुई। उसके अलावा कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया, जिसके चलते कई जगहों पर चुनाव के बाद कोरोना के मामले बढ़े। तो ये सारी चीज़ें रहीं, लेकिन आज ये 99 ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जहाँ पर प्रधान पद के चुनाव हो रहे हैं और कोशिश यही है जिला प्रशासन की कि सभी जगहों पर बिना हिंसा के शांतिपूर्वक अनुभव, बहुत शुक्रिया आपके इस जानकारी के लिए। अफसर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो वोटिंग चल रही है और एबीपी गंगा की नजर लगातार बने हुए है कि उपचुनाव में तो कम से कम नियमों का पालन अधिकारी करवा पाते हैं या नहीं। बहुत छोटा सा ब्रेक और बड़ी खबर आपको देंगे। और बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे का वक्त वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी, जहां वो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। डीआरडीओ के बनाए जा रहे अस्पताल का भी निरीक्षण करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री को जाना है वाराणसी। और सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही आपको ये जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंच सकते हैं और कोविड कमांड सेंटर का, वहां पर डीआरडीओ के बनाए गए हॉस्पिटल में जो ड्राई रन होना है उसको देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जाएंगे, 12 बजे रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए। और सीधा वाराणसी आपके लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीतीश, 12 बजे का वक्त पहुंचना है मुख्यमंत्री को और क्या क्या कार्यक्रम, सिलसिलेवार बताएं। राजीव, अगर बात करें तो डीआरडीओ के अस्पताल का आज ड्राई रन शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री इस ड्राई रन को भी देखेंगे और इसके साथ बनारस में कोविड संबंधी किस तरह के इंतजाम है, जो इंतजाम है इनका जायजा लेंगे। इस वक्त हम डीआरडीओ अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, ये अस्पताल पंडित राजन मिश्र को समर्पित है और अंदर की चीज़ें हम आपको दिखाएं। लगभग 750 बेड का ये अस्पताल है और 500 बेड इसमें जो अन्य लोग हैं उनके हैं, जो ऑक्सीजन बेड होंगे, और 250 आईसीयू बेड हैं। और ये देखिए, ये सेना के जो लोग हैं, ये सेना के लोग हैं, ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ पर तैयारियाँ हैं, जो यहाँ पर ऑक्सीजन और बेड से संबंधित तैयारियाँ हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बेड लगाए गए हैं, ये बेड लगाए गए हैं। ये बेड सिर्फ बेड नहीं है राजू, ये वो सुविधा है जो लोगों को सांसें देगी, इस कोरोना काल में राहत देगी। और इसके साथ ही हम आपको इसके आगे की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम तो, और भी ये पूरा टेंट का हॉस्पिटल है और डीआरडीओ की मदद से, सेना के जवानों की मदद से इसे बनाया गया है और सेना के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज इसका ड्राई रन और ये सारी तस्वीरें अब देखिए, चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि लोग अब फाइनल तैयारियों में यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये रेड जोन, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और जो वार्ड हैं उसके तरफ जाएंगे तो 500 जो मरीज हैं, 500 की संख्या में जो मरीज हैं वो ऑक्सीजन बेड वाले और 250 मरीज आईसीयू वाले। तो आप देखिए, आपको और भी जो तस्वीरें हैं इस अस्पताल के दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये बेड है, ये आईसीयू बेड है और इसकी तस्वीरें अब देखिए। ये तैयारियां हैं राजीव। बनारस में इस अस्पताल की कल्पना
और जिस तरह से अभी पिछले दिनों ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की किल्लत, तो ये उन मरीजों के लिए राहत का बिल्कुल अस्पताल होगा। नीतीश कोई कर सकता था ये कार्य, तो यहाँ वो पर हमारे जवान आकर थे, सेना कहीं के, ना कहीं उन्होंने किया। समस्याएं झेलते हैं। जल्दी से नीतीश आप दर्शकों को बताएं 750 बेड का ये हॉस्पिटल, कितनी ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर बेड हैं, और आम लोगों के लिए कब से इसकी शुरुआत, इसका संचालन शुरू हो जाएगा? क्योंकि ड्राई रन, ये मानकर चलें कि ड्राई रन तभी होता है जब अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो गया है, बस ये देखना है कि क्या काम चीजें कर रही है या नहीं। राजीव, अगर इसकी शुरुआत की घोषणा की बात करें तो अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावनाओं की बात करें तो कल और परसों में, बल्कि कहे तो कल इसका जो कहे कि जनता के लिए ये पूरी तरह से तैयार मिलेगा, और आगे जब इसकी घोषणा होगी तब इसकी सूचना दी जाएगी कि इसका उद्घाटन कब होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें 500 इस अस्पताल में ऑक्सीजन बेड है, 500 मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, और इसके साथ लगभग 250 बेड आईसीयू में है, यानी जो मरीज सीरियस होते हैं, जो मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उन्हें आईसीयू की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर मरीज यहाँ पर रह नहीं सकता, उसे सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर में अपनी पूरी डेटे जो कहे कि डाटा देना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ पर यह डिसाइड किया जाएगा कि इस मरीज को कहाँ भेजने लायक है, क्या किसी निजी अस्पताल में भेजने लायक है या डीआरडीओ के इस अस्पताल में भेजने लायक है। तो प्रशासनिक अमला ये तय करेगा, और उसके बाद यहाँ आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। तो राजीव, बनारस के लिहाज से ये बड़ी खबर है, और स्वयं मुख्यमंत्री इस अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री वर्चुअली इस अस्पताल का उद्घाटन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है, और इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि इस अस्पताल का उद्घाटन कौन करता है, उद्घाटन की तारीख कल होती है या कल के बाद होती है, लेकिन आज यूपी के मुख्यमंत्री इस अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने काशी आ रहे हैं। राजीव, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी दर्शकों के लिए, और ये राहत की उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं और वो निरीक्षण करेंगे, और एबीपी गंगा ने तस्वीरें आपको भीतर की दिखा दी हैं उस हॉस्पिटल की। क्या शानदार व्यवस्था वहां पर की गई है, और ये सब मुमकिन हो पाया है सेना के जवानों की वजह से। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला।